नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और प्रश्न पत्र क्रमांक 3 के अंतर्गत हमारी जो कहानियाँ चल रही है उसमें से दूसरी कहानी जो है बिरादरी बाहर, जो राजेंद्र यादव द्वारा लिखी है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको राजेंद्र यादव जी का परिचय करा के दिया है। इस लेक्चर में हम इस कहानी का जो सार है वो थोड़ा सा मैं आपको परिचय के तौर पर आपके सामने रखूँगा ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। उसके बाद हम पात्र जो है इस कहानी के उसका भी परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले कहानी का सार देख लेते हैं कि इस कहानी में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या कथा वस्तु है इसकी, और लेखक क्या लिखना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। तो देखिए, यह कहानी जो है आधुनिक पीढ़ी के बच्चों द्वारा जाति पाति को न मानते हुए अपनी बिरादरी से बाहर प्रेम विवाह करके जिंदगी व्यतीत करने पर उनके बूढ़े माता पिता की समाज में नाक कट जाने जैसी शर्मनाक स्थिति का बेबाक चित्रण है। देखिएगा, ये कहानी क्या है कि आज की जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी के जो नवयुवक है, नवयुवतियां हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है और वह अपनी अपनी सोच के आधार पर वहां पे जो भी कुछ पुरानी मान्यताएं हैं या पुराने काल से जो चली आ रही जो समाज की व्यवस्था है उसको न मानते हुए या उसको अनदेखा करते हुए वे नई सोच लेकर सामने आ जाते हैं और नई सोच लेकर ये जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उसमें विशेषता देखिएगा कि भारत में आपको पता है कि एक प्रकार से जातीय व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था जो है मौजूद थी। हाल ही में इसमें थोड़ा सा अंतर आया है और राजेंद्र यादव जी, लगभग इनका जन्म जो है 1929 में हुआ और मृत्यु जो है 2013 में हुई है। तो इस काल को अगर हम देखेंगे तो वहां पे राजेंद्र यादव जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में उन सभी पीढ़ियों के तौर तरीके देखे हैं, विचारधाराएं देखी है या समाज की व्यवस्था देखी है। मान लीजिएगा कि 1960, 70, 80 के दशक तक आते आते यहाँ पे भारत में मौजूद जो समाज व्यवस्था थी या 90 और 2000 के बाद जो भारत की समाज व्यवस्था है, इसको लेकर राजेंद्र यादव जी अपने ख्याल जो है अपने लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है इन्हीं विचारों का ये फल जो है ये कहानी है। राजेंद्र यादव जी बिरादरी बाहर इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि भारत की जो समाज व्यवस्था है और उस समाज व्यवस्था में मौजूद जो जातीय जो भी कुछ अंतर है उसको थोड़ा सा वे इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। असल में ये कहानी आज के आधुनिक काल के ऊपर लिखी गई है और हम आज देखते हैं कि बहुत सारे अंतरजातीय विवाह भी संपन्न हो रहे हैं। लोगों के द्वारा उसके मान्यताएं मिल रही है, मतलब लड़की के परिवार वाले, लड़के के परिवार वाले अब ये थोड़ा सा इस विचार से आगे आ गए हैं कि हमें जाति को देखना नहीं है, लड़का क्या करता है, लड़का अपने बलबूते पर खड़ा है या नहीं, उसकी सेटलमेंट हुई है कि नहीं। ज्यादातर आज के काल में ये मान्यताएं जो या ये विचार जो है लोगों के सामने आ रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि आज बहुत सारे अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। तो राजेंद्र यादव जी ने इसी कथानक को या इसी घटना को अपने कहानी का मुख्य विषय बनाया और उसके आधार पर एक परिवार की कहानी जो है वहां पे लिखने की कोशिश की है। तो ये परिवार कौन सा है? तो ये परिवार पारसनाथ बाबू का परिवार है। पारसनाथ बाबू एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी नौकरी वहां पे उम्र के 60 साल तक पूर्ण की है। आज वो रिटायर हुए हैं। अब हम जानते हैं कि नौकरी वाला आदमी जो है अपने इज्जत को, अपने आबरू को किस प्रकार या बचाने की कोशिश करता है। तो ये सारी उम्र वही कोशिश करता है कि मेरे ऊपर कोई कलंक ना लगे। तो ऐसे जीवन जिया हुआ व्यक्ति जो है रिटायरमेंट के बाद जब अपने बच्चों के बारे में सोचता है और उसके बारे में जो घटना घटित होती है, ये घटना जो है इस कहानी के माध्यम से राजेंद्र यादव जी वहां पे प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। मैं कहानी के ऊपर अपनी बात बाद में व्यक्त करूंगा। सबसे पहले इस कहानी का जो कथानक है या उसका जो सार है वो थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं। उसकी समीक्षात्मक दृष्टि से जो भी कुछ विचारधारा है मैं आपको बाद के लेक्चर में इसके ऊपर एक लेक्चर में ले लूंगा जिसमें आपको परीक्षा में भी इसको लिखने के लिए सहायता मौजूद होगी। तो मुझे लगता है
कि पहले हम इस कहानी का सार देखें कि प्रस्तुत कहानी में आधुनिक पीढ़ी के बच्चों द्वारा जात पात को न मानते हुए अपनी बिरादरी से बाहर प्रेम विवाह करके जिंदगी व्यतीत करने पर उनके बूढ़े माता पिता की समाज में नाक कट जाने जैसी शर्मनाक स्थिति का बेबाक चित्रण किया है। पारस बाबू की पत्नी की आंखों का ऑपरेशन होना है। उनकी इच्छा है कि ऑपरेशन से पहले अपनी भरी पूरी फुलवारी एक बार निहार ले। मतलब ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन होने वाला है और पारस बाबू की पत्नी को ऐसा लगता है कि मुझे ऑपरेशन के पहले मुझे एक बार पूरा परिवार जो है, बेटे बेटियां, बहुए, पोते पोती, ये सभी मुझे देखने हैं। तो ये इच्छा वहां पे उनके द्वारा होने के कारण वह अपने परिवार को, भरा पूरा परिवार जो है उसको देखना चाहती है। क्या पता ऑपरेशन में आंख की रोशनी सदा के लिए चली जाए। उनको ये डर है, मतलब पारसनाथ बाबू की पत्नी को ये डर है कि आंख का ऑपरेशन होने के बाद शायद मेरी अगर रोशनी या आंखों का देखना बंद हो जाए तब मैं इन लोगों को नहीं देख पाऊं। इसलिए उन्होंने ये आखिरी इच्छा व्यक्त की है कि मैं अपने परिवार को देखना चाहती हूं। उनके दोनों बेटे संजय, विजय तो अपने परिवार समेत आई है। मतलब ये इच्छा व्यक्त करने के बाद पारसनाथ बाबू ने भी उनकी इच्छा को मान लिया है और अपने बेटों को वहां पे घर बुला लिया है, जो दूसरे शहर में नौकरी के वास्ते वहां पे रह रहे हैं। तो संजय और विजय भी अपने परिवार समेत वहां पे घर में आए हैं। बेटी मालती, जिसने अपने से नीच जाति के लड़के से प्रेम विवाह किया है, वह भी आई है। पारसनाथ बाबू की एक लड़की है मालती, बड़ी बेटी, जो उसने क्या किया है कि अपने से निचले जाति के लड़की के साथ प्रेम विवाह किया है, लव मैरिज की है और वो भी घर में आई है। पारस बाबू मालती के पति को दामाद न कहकर नया आदमी कहते हैं। देखिएगा कि बेटी का जो भी कुछ वर होता है, तो हमारे यहाँ उसको दामाद कहा जाता है रिश्ते के रूप में, लेकिन पारसनाथ बाबू के ये विवाह मंजूर नहीं है, तो वो मालती के पति को जो है दामाद न कहकर नया आदमी के नाम से पुकारते हैं। सभी ऊपर की मंजिल पर ताश खेल रहे हैं, सभी ऊपर की मंजिल पर ताश खेल रहे हैं और फिर खाने में नए नए पकवान का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ खाना भी बनाया जा रहा है, नए नए पकवान बनाए जा रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, इसलिए नए नए पकवान बनते ही वहां पे खाने का भी इंतजाम वहां पे हो रहा है। इधर पारस बाबू नीचे की मंजिल में तख्त पर बैठे अतिथि के ख्यालों में खोए हुए हैं। पारसनाथ बाबू ये सोच रहे हैं कि ऊपर की मंजिले पर सभी जो बेटे बेटियां, बहुए या दामाद या मालती, ये सभी वहां पे ताश के पत्ते खेल रहे हैं और साथ ही साथ आनंद ले रहे हैं खाने का। और पारसनाथ बाबू नीचे की मंजिल पर तख्त पर जो है बैठे हुए हैं, इन्हीं ख्यालों में कि ये आए हुए जो नया आदमी जो है उसके बारे में वो सोच रहे हैं, ये साथ ही साथ मालती के बारे में सोच रहे हैं। वे उन पलों को याद कर रहे हैं जब उस नीच जाति के लड़के के संग मालती ने प्रेम विवाह को उनके बेटों ने भी खुशी से स्वीकृति दे दी थी। मतलब जब बैठे बैठे वो ख्यालों में डूबे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं कि जिस समय मालती का ये प्रेम विवाह होने वाला था और उस समय उनके अपने जो दोनों बेटे हैं संजय और विजय, उन्होंने भी मालती के इस लव मैरिज को जो है या निचले जाति के लड़के को उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। तब उन्हें इतना गुस्सा आया था कि अगली ट्रेन से जाकर मालती का झोटा पकड़कर खींच लाएं। बड़ी आई समझदार की बच्ची, ला मैं निकालता हूं तेरी लव मैरिज। मतलब जब उन्हें ये खबर लगी कि मालती जो है लव मैरिज कर रही है, तब उनको बहुत सारा गुस्सा आया था और उनको लग रहा था कि अभी मैं ट्रेन पकड़कर जाऊं और उसके बालों को पकड़कर उसको खींचता हुआ घर लाऊं और उसको पूछूं कि क्या यही है तेरी लव मैरिज। तो ये गुस्से में थे, उस समय उनको बहुत सारा गुस्सा आया था। उस दिन उन्होंने खाने की थाली टट्टर पर फेंक दी थी। मतलब जिस समय ये उनको मालूम हुआ था कि मालती शादी करने जा रही है और वो भी निचले जाति के लड़के के साथ, तो उन्हें बहुत सारा गुस्सा आया था और खाने की थाली भी उन्होंने जो है बाहर फेंक दी थी और पाव पटक पटक पर मालती और उस गैर जाति के लड़के को घंटों गालियां देते रहे। मतलब गुस्से से तिलमिला उठे थे। उनको ये सहन ही नहीं हो रहा था कि अपनी बेटी, अपनी खुद की बेटी जो है किसी गैर जाति के आदमी के साथ अगर विवाह करती है, तो वो बार बार जो है मालती को और उसके पति को कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे।
अब वे छोटी बेटी चंदा की शादी के बारे में 11-12 की उम्र के बाद ही सोचने लगे हैं। अब देखिएगा, बड़ी बेटी ने ये अनुभव देने के कारण वो अपनी जो छोटी बेटी है चंदा, उसके बारे में, वो मात्र 11 और 12 साल की है, उसके विवाह की चिंता वे अभी से कर रहे हैं कि मैं इसका विवाह जल्द से कर लूं। और उसके मास्टर को भी उन्होंने ये सूचना कर दी कि इसकी पढ़ाई बंद कर दिए। ये लड़कियां देखने में छोटी और सीधी लगती है। उनकी ये राय बन गई थी कि मालती प्रेम विवाह करेगी, ऐसा उनको कभी भी नहीं लगा था और कभी भी उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मालती ने ये लव मैरिज की थी, इसके आधार पर उनकी अब ये राय बन गई थी कि ये लड़कियां सीधी सादी नहीं होती है। उनके दिमाग में अनेक ख्याल आ जाते हैं, देखने में छोटी और सीधी लगती है लेकिन वो भीतर गुल खिला रही जाती है, मतलब भीतर गुल खिल जाती है। उस समय उनका हार्ट भी तो फेल नहीं हुआ, न ही मरा गया। मतलब ये जब घटना घटित हुई तब उनका जो है, उनके ऊपर दिल का दौरा भी आया था, लेकिन वो उससे बचे थे। मालती से उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अव्वल नंबर की जिद्दी जन्म से ही थी, उनकी बड़बड़ाहट जारी है। अब देखिएगा, इस कहानी के कथा सार में इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ बातें घटनाक्रम के रूप में या कथानक के जो मुख्य बिंदु है उसके रूप में मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके आधार पर हमें कहानी को समझना है और कहानी में मौजूद जो कथा वस्तु है, जिसको क्रमबद्ध रूप से वहां पे राजेंद्र यादव जी ने लिखा है, उसको भी समझना है। ये कहानी कभी फ्लैशबैक टेक्निक से चलती है तो कभी वर्तमान में चलती। फ्लैशबैक टेक्निक से मतलब क्या है? पूर्व दीप्ति शैली भी हिंदी में उसको कहते हैं। फ्लैशबैक टेक्निक मतलब वर्तमान में आप मौजूद है और भूतकाल के कुछ ख्यालों में आप अगर खोए हुए हैं और भूतकाल की यादें आप वहां पे बयान कर रहे हैं, तो ये फ्लैशबैक टेक्निक जो है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि 10 साल पहले की बातें फिल्मों में दिखाई जाती है और एकदम से फिर आज का कुछ दृश्य दिखाया जाता है। तो ये तकनीक जो है राजेंद्र यादव जी ने थोड़ी सी अपनी कहानी में लिखी है और पारसनाथ बाबू जो है इस कहानी के माध्यम से अपने अतीत के कुछ यादों को यहाँ पे सोचते हैं और वही बात हम वहाँ पे कहानी में समझेंगे कि अतीत की बातों को सोचते सोचते वर्तमान में वो क्या सोच रहे हैं। तो इसके आधार पर ये कहानी बहुत ही विस्तार से वहाँ पे लिखी है और बहुत ही रोचक कहानी है और मुझे लगता है कि आप एक बार इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो ये बहुत आपको पसंद आ जाएगी और एक ही पढ़ाई में ये समझ में आ जाएगी। लाइब्रेरी में हमारे ये पुस्तक मौजूद है, मतलब साहित्य समा नामक पुस्तक है। ये किताब लाइब्रेरी से ले लीजिएगा, इसमें ये सभी कहानियां दी है ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो जाए। तो जल्द से जल्द ये किताब लेकर ये कहानी पढ़ने की कोशिश करिए। मैं अगले लेक्चर में इस कहानी के जो पात्र है उनका परिचय देकर उसके बाद के लेक्चर में कहानी का जो कथानक है उसकी चर्चा अपने शब्दों में करूंगा ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।